आप सभी को नमस्कार। मैं नरेश कुमार कौशिक आज के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएड सेकेंड ईयर पेपर कोड 12 पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत जल प्रदूषण के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, प्राणवायु के बाद में जल ही ऐसा अनिवार्य पदार्थ है जो जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। दुनिया की तमाम जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सब का विकास, जनसंख्या के बड़े बड़े केंद्र सब नदियों और झीलों के किनारे विकसित हुए हैं। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जल है, लेकिन पृथ्वी की कुल जल राशि का 0.3% भाग ही शुद्ध है। जल स्वयं एक पोषक तत्व होने के साथ साथ शरीर के लिए आवश्यक अन्य पोषक तत्वों के वहन का कार्य भी संपादित करता है। मानव की अनेक क्रियाओं जैसे भोजन पकाना, स्वच्छ रखना, साफ सफाई के लिए सिंचाई, उद्योग धंधे, बिजली का उत्पादन, पर्यटन आदि सब कुछ जल से ही संचालित होता है और जल पर ही अन्य जीव और प्राकृतिक वनस्पति निर्भर करती है। हम चाहे कृषि कार्य करें तो अभी बिना जल के कुछ संभव नहीं है। जल के प्रमुख स्रोत होते हैं नदी, झील, तालाब, कुंड, कुएं और साथ में वर्षा के जल को विभिन्न तरीकों से एकत्रित करके हम नदियों में नहरें आदि निकाल करके मानव जल का उपयोग करते हैं। अथर्ववेद में कहा गया है, संजो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संजोरभि स्रवन्तु नः। अर्थात दिव्य गुणों से उत्पन्न, दिव्य गुणों से संपन्न जल हमें सभी ओर से सुखकारी हो तथा पूर्ण शांति प्रदान करे। प्रकृति मानव जीवन का अभिन्न अंग है और इस उक्ति को भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही कालों में नकार नहीं सकते। प्राचीन काल में मानव प्रकृति की संपदा का सदुपयोग करके अपने जीवन व्यतीत करता था। एक और तो वह प्रकृति के स्वरूप में गोद में विचरण करता, शुद्ध जल लेता, शुद्ध वायु लेता और गुरुकुल आश्रमों में ज्ञान प्रदान करता था। दूसरी ओर कंदमूल फल खा करके अपना दिनचर्या व्यतीत करता था। यानी कुल मिलाकर के बात यह कहीं कि उसका जो जीवन था संयम अनुशासित था। लेकिन धीरे धीरे आधुनिक वैज्ञानिकता की होड़ में, प्रतिस्पर्धा के युग में मानव जीवन में परिवर्तन आता गया और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ में विभिन्न क्षेत्रों में भी तीव्र गति से विकास होता गया। बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के कारण पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव मानव जीवन की आवश्यकताओं में तीव्र गति से वृद्धि करने लग गया और जो जो मानव की आवश्यकता में वृद्धि होती गई तो प्रकृति के साथ अनियमितता बढ़ती चली गई। मनुष्य ने प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ वो हम सब देख रहे हैं। आज नदियाँ सूखती जा रही हैं। बाढ़ का कई ऐसे स्थल हैं जहाँ बाढ़ का प्रकोप निरंतर बढ़ रहा है। कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ पर अकाल है। वर्तमान में आप देख रहे हो असम में, बिहार में बाढ़ की स्थिति हो रही है। कई लाखों लोग बेघर हो गए और हम यहाँ राजस्थान की बात करें तो हमारे यहाँ बारिश ही नहीं हो रही। ये सब प्रकृति से छेड़छाड़ का ही नतीजा है। आज मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नवीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है और प्रकृति का जो मूल स्वरूप है उसको समाप्त करते हुए प्रत्येक स्थान पर कृत्रिमता लाने का प्रयास कर रहा है। और उसका परिणाम क्या हुआ? आवासीय कॉलोनियाँ, फैक्ट्रियाँ, कल कारखाने, होटल, इन सब का साम्राज्य पृथ्वी पर आच्छादित होने लग गया। जो पुराने खेत खलिहान थे वो अब कॉलोनियों के रूप में बसने लग गए और अब स्थिति यह आ गई, स्वार्थपरक लोग, भारत में की प्रकृति है, सभ्यता उसकी सुंदर
शोभित साड़ी है उसको खींच खींच करके उसके नग्न करते जा रहे हैं। अब प्रश्न यह आता है कि भौतिकवादी विलासिता प्रिय इस मानव की गति से प्राकृतिक संपदाओं का दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो स्थिति अब और भी कितनी भयावह हो रही है। टोफलर नाम के पर्यावरणविद हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है कि मानव जाति में तीव्र गति से होने वाले वैज्ञानिक, यांत्रिक और सामाजिक परिवर्तनों के कारण आज मानव जीवन में अस्थायित्व और निरर्थकता, विलगाव, उपभोग करो और फेंक दो आदि मनोवृत्तियां विकसित हो गई है। जल जीवन का आधार है और जल स्रोतों को पवित्र माना गया है। हमारे शरीर के लिए शुद्ध जल सदैव प्रवाहित होता रहे, ऐसा अथर्ववेद में भी वर्णित है। ऋग्वेद में भी कहा गया है, आपो हिष्टामयो भुवस्ता ऊर्जे दधातन महिरणाय चक्षुषे। अर्थात जल हमें सुख दे, सुख के उपयोग के लिए पुष्ट करे, बड़ा करे। हे परमेश्वर, हम आपसे अन्न आदि पदार्थों के स्वामी, मानव के रक्षक, रोगमात्र की औषधि जल की याचना करते हैं। यानी शुद्ध जल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो सामान्यतः अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो जल प्रदूषण का अर्थ और परिभाषा को हम समझते हैं। तो मानव के द्वारा परिवर्तनों से जल की वास्तविक या संभावित उपयुक्तता में हानि का कारण जल प्रदूषण होता है। यानी प्राकृतिक जल में किसी अवांछित बाह्य तत्वों का प्रवेश हो जाना जिससे कि जल की गुणवत्ता में अवनति हो, तो वह जल प्रदूषण कहलाता है। दूसरे रूप में मैं यूँ कहूँ कि जल प्रदूषण से तात्पर्य जल के जो बाह्य पदार्थ हैं उसका समावेश हो जाना, चाहे वो रसायन पदार्थ हो, मलमूत्र हो, शरीर गंदगी हो या अन्य मानवीय जो क्रियाएं हैं उनसे जल का दूषित होना हो। यानी प्राकृतिक जल में किसी भी प्रकार के अवांछित पदार्थ मिल जाने पर यदि उसकी रासायनिक और भौतिक गुणवत्ता में कमी आ जाती है तो वह जल प्रदूषण कहलाता है। एक पर्यावरणवेत्ता हुए हैं पी विवियर, उन्होंने 1958 में बताया कि प्राकृतिक तथा अन्य कारण से पानी की गुणवत्ता बदल जाए जिसके परिणाम स्वरूप भोजन, मानव का जीवन, पशुओं के स्वास्थ्य, कृषि, मछली पालन आदि अन्य प्रयासों पर दुष्प्रभाव पड़े तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1996 में WHO ने जल प्रदूषण को परिभाषित किया कि प्राकृतिक तथा अन्य स्रोतों से जब विजातीय पानी में मिल जाते हैं तब वे जीवधारियों तथा वनस्पतियों के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि जल की सामान्य ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप महामारियां फैलती है। तो हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार जल से किसी भी ऐसे भारी पदार्थ या अन्य लक्षण की उपस्थिति जो शुद्ध जल में हो जाती है तब उसे जल प्रदूषण कहते हैं, या उसके गुणों को प्रभावित कर दे या उसकी उपयोगिता को कम कर दे तो जल प्रदूषित होता है। और आज संपूर्ण विश्व गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। पेट्रोल को लेकर जंग छिड़ने के आसार लग रहे हैं, पर ऐसे लगता है कि भविष्य में पेट्रोल को युद्ध का कारण नहीं रह जाएगा, जल के लिए युद्ध हो जाएगा। विश्व की आबादी 2025 तक 8 अरब लगभग हो जाएगी और इसको ध्यान में रखकर अगर पानी का समुचित प्रबंध नहीं किया गया तो पानी के हाल भी पेट्रोल जैसे होते हुए देर नहीं लगेगी।
और जो अरब कंट्रीज़ हैं उनमें तो हम देखते ही हैं, वहाँ पर पानी की बहुत कमी है, तेल के कुएँ ज़्यादा हैं। तो हमारे यहाँ जो पेट्रोल डीजल का भाव है वो वहाँ पर पानी की बोतलों का है। ऐसे ही अगर हम बात करें ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं बर्फ़ के रूप में या ज़मीन के अंदर भूजल के रूप में मौजूद है, जो मात्र 2.7% भागी है। बाकी का पानी झीलों, नदियों, वायुमंडल में नमी में, मिट्टी में, वनस्पतियों में उपलब्ध होता है। यानी कुल मिलाकर के नदी, झील और भूजल का एक छोटा सा हिस्सा है सहज रूप से मानवीय उपयोग के लायक होता है। जल ही मानव जीवन की पहली ज़रूरत है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे जीवित रहने के लिए हो, चाहे खाद्य उत्पादन के लिए हो, चाहे आर्थिक गतिविधियों के लिए हो। यानी हम यूँ कहें कि मूलभूत अधिकार के रूप में जल की आवश्यकता हमें महसूस होती है और इसका कोई विकल्प नहीं है। पृथ्वी पर जल का 3/4 हिस्से में से पीने योग्य जल का हिस्सा मात्र 0.3% है। और इससे स्पष्ट होता है कि हमारे पास पीने योग्य पानी बहुत सीमित मात्रा में है और स्पर्धा की दौड़ में हम सीमित जल को, इसके जो स्रोत हैं उनको अपनी तरह से प्रदूषित करते जा रहे हैं, उसको हमें रोकना चाहिए। अब हम बात करते हैं जल प्रदूषण के प्रकार, यानी जिन जिन स्रोतों के माध्यम से जल प्रदूषित होता है उनको हम निम्न रूप में बांट सकते हैं। जैसे पहला है भूमिगत जल प्रदूषण। इसके अंतर्गत घरेलू कार्य, कृषि कार्य, पीने के लिए सदैव पानी का उपयोग किया जा रहा है, जिसके स्रोत कुएं, नल, तालाब। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों ने अपने घरों में बूस्टर लगा रखे हैं ताकि वे सीधे धरती से जल को खींच सकें, और इसके कारण जल का दोहन में निरंतर भूजल का स्तर गिरता हुआ जा रहा है। आजकल नल जो कूप हैं उनका उपयोग बहुतायत में किया जा रहा है। तकनीकी शैली से जल को शुद्ध करके शहरों में वितरित किया जा रहा है। पाइपलाइनों का जाल बिछाना पड़ रहा है। बढ़ती हुई मांग के कारण गंदे नालों का पानी जा रहा है, जिससे जल प्रदूषण हो रहा है। हम यहाँ जयपुर की बात करते हैं तो हस्त निर्मित कागज रंगाई छपाई के लिए विश्व भर में अपना स्थान बनाने वाला राजस्थान प्रदेश का एकमात्र गुलाबी नगरी जयपुर, जिसमें भी सांगानेर का भविष्य चिंतनीय है, क्योंकि इससे निकला हुआ जो प्रदूषण है वो जल उससे प्रदूषित हो रहा है, उसके कारण लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। केवल रंगाई छपाई का काम करने वाले ही इसके शिकार नहीं है, बल्कि भूमिगत जल के प्रदूषण की जद में जो भी आ रहा है, तो आम आदमी को एलर्जी, पेट दर्द, अपाचक, खुजली और अन्य कई तरह की एलर्जी हो रही है। 15 से 20 वर्ष तक के युवक युवतियाँ, उनको जोड़ों को दर्द की शिकायत हो रही है, और उसके आसपास की गली जो कॉलोनी है, गांव है, उनमें समस्या बढ़ गई है। दूसरा बात करते हैं भूतल पर जल प्रदूषण। भूतल पर जल का प्रमुख स्रोत एकमात्र वर्षा जल है, और वर्तमान में हम देख रहे हैं वर्षा हो नहीं रहे तो फिर जल ही नहीं बचेगा। सामान्यतः वर्षा का जल अत्यधिक शुद्ध होता है, क्योंकि समुद्र और पृथ्वी की सतह से वाष्प बनकर जल ऊपर वायुमंडल में जाता है और वहाँ से आर्द्रता पाकर के वर्षा के रूप में ज़मीन पर गिरता है, और इस जल को संचित कर वर्ष भर पीने या अन्य घरेलू कार्यों में लिया जाता है। और ये जल खेती के लिए उपयोगी है, जो भूमिगत जल के स्तर को भी बढ़ाता है। आप राजस्थान के पश्चिमी बेल्ट में देख लीजिए, हर गांव में आपको, हर मोहल्ले में आपको टाँके मिलेंगे। और उसमें होता क्या है, वास्तविक स्थिति ये है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा का जो पानी होता है उस टाँके में एकत्रित कर लिया जाता है। छतों पर पानी भरता है तो उस पानी को भी उस टाँके में एकत्रित कर लिया जाता है, और फिर साल भर उसी पानी को पीते हैं, सिंचाई के रूप में काम में लेते हैं। उससे फ़ायदा ये है, डबल फ़ायदे हो रहे हैं।
एक तो पानी की अपनी पूर्ति हो रही है, दूसरा जो भूजल का जो स्तर है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन औद्योगिकरण का जो नया युग है उसमें कारखाने, फैक्ट्रियों से प्रदूषित जल गैसें होती हैं वो वायुमंडल में छोड़ दी जा रही हैं और ये गैसें वर्षा के जल में मिल जाती हैं और वर्षा का जल अशुद्ध हो जाता है। तीसरा हम बात करते हैं झील, तालाब, नदी, झरने आदि में जल प्रदूषण। यानी कागज तैयार करने वाले उद्योग, शक्कर, वनस्पति, रबर, घी, शराब उद्योग, चमड़ा, कपड़ा उद्योग, रासायनिक औद्योगिक इकाइयाँ हैं, कल कारखाने हैं, विभिन्न अन्य अन्य प्रकार की जो फैक्ट्री, होटल हैं, उनके द्वारा छोड़े गए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो नदियों में, तालाबों में सीधे सीधे डाल दिए जाते हैं। और जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, शहर हैं, उनमें तो मलमूत्र को गटर से निकाल करके सीधा नालियों में, बड़े नालों में छोड़ा दिया। और ये बड़े नाले कहाँ जाते हैं? तालाबों में और झीलों में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रदूषण हम लोग कर रहे हैं। यानी शहरीकरण के कारण जो उसके आसपास बसी हुई जो कच्ची बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं या गांव हैं, वो सीधा सीधा पानी काम में लेते हैं, उसी से नहाते धोते हैं, उसी से बर्तन आदि साफ करते हैं। और वो पानी आ रहा है किसका? प्रदूषित होकर के, बड़े शहर का। तो वो सीधा सीधा जल प्रदूषित जो है उसी को वो काम में ले रहे हैं। अगर आप उसको काम में लेंगे तो क्या होगा? स्वास्थ्य पर प्रभाव आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से गंगा नदी की हम बात करते हैं, पवित्र नदी है। जगह जगह उद्योग, नदी नालियों से गंगा आज और उसकी सहायक नदियाँ गंदे नाले के रूप में बदल रही हैं। शम शुद्ध है गंगा नदी, पवित्र नदी है, लेकिन आज देश की सबसे प्रदूषित नदी भी गंगा ही है। लगभग 1,500 मील की यात्रा करके समुद्र में मिलने वाली इस नदी के लंबे मार्ग में 27 बड़े कस्बे, शहर हैं। 350 के समथिंग औद्योगिक प्रतिष्ठान का कचरा, आधे जले मुर्दे, कीटनाशी, अन्य विषाक्त उत्तर भारत का लगभग 25 करोड़ लोगों के जीवन से यह खिलवाड़ हो रहा है। इसमें दोषी कौन है? नदी नहीं, हम स्वयं है, मानव है। क्योंकि मानव ही आवासीय कॉलोनियों में ऐसे अपशिष्ट ठोस पदार्थ जैसे टूटे हुए कप हैं, पॉलीथीन है, प्लास्टिक के टुकड़े हैं, कागज हैं, कपड़े हैं, रसायन है, ऐसे ही जल में फेंक देते हैं, जो जल प्रदूषण का कारण बनती है। अनुमान के अनुसार अकेले राजस्थान में ही प्रथम श्रेणी के जो शहर हैं उसमें लगभग 20 लाख टन ठोस अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। और ये सीधा जल को प्रदूषित करता है, मृदा को उर्वर शक्ति जो क्षमता है उसको भी कम करता है। रसोई से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, मच्छर, चूहे मारने की दवाई या रासायनिक पदार्थ, साबुन है, फिनाइल है, सोडा है, डीडीटी है, आदि घर की नालियों में बह करके झीलों, समुद्रों, नदियों, तालाबों में पहुंचता है। अगला हम बात करते हैं समुद्री जल प्रदूषण। यानी समुद्र एक बड़ा कूड़ादान बन गया है आज के समय में। प्रतिदिन वहाँ पर सारा जो छोटे मोटे कस्बे हैं, बड़े कस्बे हैं, उनका पानी, नदी, नाले, झील, उन सब का इकट्ठा हो करके अंत में जाता कहाँ है? समुद्र में। भारत में लगभग 25 तटीय इलाके सीमेंट, चूना आदि से अत्यधिक दूषित हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इन तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने में सबसे आगे है। वैसे समुद्र का एक प्राकृतिक गुण होता है कि वह जो कचरा उसमें होता है उसको अपनी लहरों के माध्यम से किनारे पर फेंक देता है। लेकिन प्रदूषण के कारण कई समुद्री जो प्रजातियां हैं वो तो विलुप्त होती जा रही हैं। पेड़ों को उखाड़ने से समुद्री तट नंगे होते जा रहे हैं।
किंतु आज भी उद्योगपति पैसे के ऊपर बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट आदि समुद्र के किनारे बना रहे हो, जिससे कि अधिक पैसा कमा सके, पर्यटन क्षेत्र में अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर यही स्थिति रही कि 2025 तक 90% लोगों को शुद्ध पेयजल भी नहीं मिल पाएगा, देख लीजिए क्या हाल हो सकता है। इस तरीके से हमने जल प्रदूषण के प्रकार पर प्रकाश डाला। अब हम बात करते हैं जल प्रदूषण के कारण। पहला है औद्योगिक बहिस्राव, यानी नदियों के किनारे बसे हुए जो कल कारखाने हैं, उनसे निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ है, वह जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। विशेषकर रसायन उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, चर्म उद्योग, औषध निर्माण, इन सब में जल प्रदूषित होता है। भारत में 90% जल प्रदूषण घरेलू और नगर पालिकाओं के कचरे से होता है और 10% उद्योगों के अवशिष्ट पदार्थों से। केंद्रीय जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 142 प्रथम श्रेणी के नगरों में प्रतिदिन 70 लाख किलोलीटर सीवेज पानी निकल, और शहर में जितना पानी सप्लाई किया जाता है उसका 80% वाहित मल बन करके पास की नदी में पहुंच जाता है और वहीं से पानी लेकर सप्लाई किया जाता है। दूसरा जल प्रदूषण का एक सबसे बड़ा स्रोत अल्कोहल उद्योग, जो भारत में 105 शराब बनाने के कारखाने हैं, जिसमें 70,000 मिलियन लीटर गंदा द्रव निकलता है और जल को दूषित करता है। पारे का प्रयोग किया जाता है। पारे के अवशिष्ट नदी में मिलकर पानी को विषैला बना देते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जापान में पारे से उत्पन्न जो अपशिष्ट है वो नदी में मिल गया और उससे मछलियों का मांस विषैला हो गया। अब मछलियों को खाने से जापान में एक विशेष प्रकार की बीमारी फैल गई जिसे मिनी माटा नाम दिया गया था, और इस बीमारी से ग्रसित लोगों में पागलपन, बेहोशी के लक्षण देखे गए थे। पोलियो आदि बीमारियां हो गई थी। अगला हम बात करते हैं शवों के विसर्जन के कारण, यानी नदी के जल में हम गंगा नदी के अंदर करते हैं विसर्जन हड्डियाँ। आम आदमी की धर्मांधता और अज्ञानता भी एक हिंदू समाज में जले हुए शव के राख और जले शवों को पवित्र नदियों में विसर्जित करना शुभ माना जाता है, और पशुओं के शवों को भी नदियों में सड़ने के लिए फेंक देते हैं और इससे नदी जल प्रदूषित होता है। अगला मेल और पर्वों पर नदी स्नान की बात करते हैं तो भारत में कई ऐसे पर्व होते हैं जिन पर लाखों लोगों की संख्या में श्रद्धालु नदी स्नान करते हैं या नदी जल को प्रदूषित करते हैं। जैसे मकर संक्रांति का त्यौहार आता है या कोई चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नदियों में स्नान करते हैं, और वो स्नान क्या कर रहे हैं? जल प्रदूषित कर रहे हैं। तीसरा है सागरीय जल प्रदूषण यानी सागरों में जल प्रदूषण के स्रोत तेज वाहक जहाज होते हैं। कभी कभी जहाज यात्रा के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होता है, जिससे लाखों जो बैरल तेल होता है वो सागर में जल में मिल करके जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसको असंतुलित कर देता है। पिछले युद्धों की अगर बात करते हैं तो इराक ने करोड़ों बैरल तेल समुद्र में छोड़ करके समस्या पैदा कर दी थी, तो उससे भी हमारा समुद्र का जल है वो प्रदूषित होता है। अगला है अंतर्जलीय प्रदूषण। इसमें कीटनाशक दवाइयाँ हैं, रासायनिक खाद हैं, बड़े बड़े सीवर हैं, उनके जल का एक बड़ा हिस्सा अंतःस्रोत जल के रूप में प्रदूषित जल को करता है। कृषि विस्राव के रूप में अगर देखते हैं एग्रीकल्चरल आउट वेस्ट, तो मृदा का क्षरण होना, उससे मिट्टी पानी के साथ में मिलकर के पंख के रूप में बैठती है, और वर्तमान में उर्वरक कीटनाशक दवाओं का अधिक प्रयोग हो रहा है जो बहकर के जल में मिल जाता है, जिसका अत्यधिक हानिकारक परिणाम होता है, क्योंकि इन दवाओं में पारा, क्लोरीन, फ्लोरीन, फास्फोरस जैसे विषैले पदार्थ मिले रहते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं प्राकृतिक वातावरण की। अनेक प्राकृतिक तत्व
या कारक जल प्रदूषित करते रहते हैं, जैसे भूशरण, भूमि रसायनों का मिश्रण, खनिज पदार्थ, पौधों की पत्तियाँ, जीव जंतुओं का मलमूत्र। इस प्रकार के प्रदूषण का प्रभाव सीमित होता है और जल सामान्यतः स्वतः स्वच्छ होता रहता है। यदि कहीं हानिकारक विषैले पदार्थ जैसे सीसा, कैडमियम, पारा आदि का मिश्रण होता है तो वह हानिकारक होती है। प्राकृतिक पदार्थ प्रवाहित जल में अपेक्षाकृत कम हानिकारक होते हैं, जैसे जलाशय है, झील है, कुएं हैं आदि में अधिक हानि पहुँचते हैं। अन्य संक्षेप में कहा जा सकता है कि जल प्रदूषण जहाँ सीमित रूप में प्राकृतिक कार्यों से होता है, वही अधिक रूप से मानव द्वारा जो किए जा रहे करते हैं गतिविधियाँ उनसे प्रभावित होता है। और प्रदूषित जल में जहाँ मानव ने अनेक बीमारियों का कारण बनना शुरू किया है, वहीं जल जीवों के लिए भी संकट उत्पन्न किया जा रहा है। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत जल प्रदूषण का संप्रत्य जल प्रदूषण क्या है, उसका टाइप क्या है, प्रकार कौन से हैं और विभिन्न प्रकार के कारक के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो के अंतर्गत हम उसके दुष्प्रभाव, रोकने के उपाय और संबंधित कानून के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।